हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज अगेन पाथफाइंडर और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सेगमेंट में एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 13 है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने जो है एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। पहले उसको करेंगे, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, वी शुड रीड अ हाफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। और ये कंडीशन दे रखा है कि एल क्या है, उसके रेडियस से बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे बनाओगे ना सिलेंडर काफ़ी लंबा बनेगा, उसका रेडियस क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा ये। ठीक है ना, ये इसका लेंथ है, एल बहुत बड़ा उसके आर के कंपेरिजन में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है, इज फॉर्म बाई कटिंग अ सिलिंड्रिकल पाइप मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। अलॉन्ग अ प्लेन कंटेनिंग इट्स एक्सिस द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ द हाफ सिलेंडर इज क्लोज बाई अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ 2L। डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंसुलेटर है। A charge Q on the half cylinder and small q on the dielectric plate are uniformly sprinkled, and the electrostatic force between the plate and the half cylinder is closest to। तो बेसिकली आपको बोला है कि एक तो आपको ये पूरा कर्व पार्ट दे रखा है, ये कर्व पार्ट आपको दिख रहा है सिलेंडर का, ये किस सिलेंडर का कर्व पार्ट है। ठीक है ना, इस पर टोटल चार्ज उसने दे दिया कैपिटल Q पूरे पूरे कर्व सरफेस पे। और ये जो बेस था जो कि मैंने यहाँ बनाया, इसको टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q। ठीक है ना, इस पर कैपिटल Q कर दिया, इस पर स्मॉल q कर दिया। अब बोला कि इसमें और ये कर्व सरफेस में कितना फोर्स लगेगा, ये अपने को निकालना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये इसको यहीं पर पॉज करते हैं, इससे पीछे चलते हैं और एक नया क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि यही सेम क्वेश्चन है कि अपने पास एक कर्व पार्ट है सिलेंडर का और उसका बेस हमें रेक्टेंगुलर बेस दे रखा है। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए कि ये जो कर्व पार्ट है इसको मैंने टोटल चार्ज क्यों दे दिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसे, है ना। तो बताइए इसके बेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। इफ़ क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन कर्व सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग हाफ सिलेंडर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू बेस। ठीक है, बेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल और रेडियस अपने दे रखा है आर। ठीक है ना, ये दे रखा है। आप ये समझो कि अगर आपने कोई एक ऐसा स्ट्रिप ले लिया इस पर, किस पर, कर्व पार्ट पे एक स्ट्रिप ले लिया ऐसे, है ना। अगर आप इधर सामने से अगर इसको देखो तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप सामने देखोगे तो आपको डी क्यू एक पॉइंट नज़र आएगा, इसके पीछे है पूरा वो इसका लेंथ है पूरा एल। बट हमें क्या अगर सामने से हम टॉप व्यू देखते हैं या फ्रंट व्यू देखते हैं, अगर आप फ्रंट व्यू देखते हैं फ्रंट, तो हमें ये नज़र आएगा, ये कर्व पार्ट दिख रहा है आपको सिलेंडर का, उसमें ये पॉइंट है। ये पीछे आप बढ़ाओगे ना तो ये पूरा पीछे ऐसे जा रहा है, बट हमें अभी उससे मतलब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो डी क्यू चार्ज है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐसे, तो कितना एंगल बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर 90। अब ये डी क्यू एलिमेंट कोई सा भी हो, मतलब अगर मैं यहाँ भी लेता हूँ ना तो भी अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो भी कितना बनेगा 90। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, कहीं ले लो आप, कोई सा एलिमेंट ले लो आप, यहाँ ले लो अगेन ये 90 बनेगा, यहाँ ले लो अगेन 90 बनेगा, यहाँ ले लो अगेन कितना बनेगा 90 बनेगा। सही है ना। तो सर ये इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हम ये क्यों निकाल रहे हैं कि 90 बनेगा या कितना बनेगा। आप ज़रा सोचो कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है ऐसे जिसका लेंथ अच्छा खासा बड़ा है, अगर आप इसके एक सिलेंड्रिकल रीजन में पूछो कि कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप सिलेंड्रिकल रीजन मतलब हो गया कि टोटल 360 एंगल पे, है ना, इस पर हर जगह 360 एंगल पे पूरे में जो फ्लक्स पास करेगा वो कैसे निकालोगे, कितना चार्ज आपने इसमें इनक्लोज कर रखा वो निकालोगे। तो ये जो इसका लेंथ है ना, उसमें मान लो कितना चार्ज आ गया डी क्यू, तो आप बोलोगे सर डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें जो टोटल चार्ज आया है वो डी क्यू है, तो जो फ्लक्स इस सिलेंडर से पास करेगा उसे आप क्या बोलोगे, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप कहोगे कि सर 360 डिग्री एंगल में जितना फ्लक्स निकलेगा वो डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 360 डिग्री ना हो के सिर्फ 90 डिग्री हो तो कितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। तो आप बोलोगे सर जब टोटल में से जब डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था जो कि एंगल टोटल बना रहा था 360 डिग्री, तो 90 के लिए हमें देखना है सर कि यहाँ से यहाँ आने में 1/4 हो गया, तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या हो जाएंगी 1/4 हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टोटल फ्लक्स पास करेगा, एक स्ट्रिप से आया, जितने भी स्ट्रिप आएंगे उन सभी को अगर आप
उन सभी की वजह से फ्लक्स निकालना, तो आपको इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 4 एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही रहेगा, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या देगा, टोटल हमें दे देगा चार्ज। तो हमें ये मिल गया कि टोटल फ्लक्स जो पास करेगा इस बेस से कितना पास करेगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट करेगा। और मैं बोलूँगा कि आपको ना एक कुछ ऐसे रिजल्ट ना याद भी हों तो ज़्यादा बेहतर। आप जब भी अच्छे पेपर में बैठोगे ना, अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने के लिए अगर आपका माइंड सेट है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ रिजल्ट आपको याद हो तो बेहतर रहेगा। कितना आया, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब मैं इस पुराने वाले अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पर हमसे पूछा है कि इन दोनों में ये जो हमारे पास कर्व पार्ट है और ये जो हमारे पास ये बेस वाला पार्ट है, इसमें कितना इंट्रैक्शन हो रहा है ना। आप ज़रा सोचो, ये जो बेस आपने बनाया, अगर आपने कोई एक एलिमेंट माना, एक डी क्यू चार्ज लिया आपने, डी क्यू चार्ज में मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ई कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल है, और ये इधर आएगा ई साइन थीटा। ऐसे सिमेट्री से मैं एक एलिमेंट यहाँ लूँगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से इधर आएगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे इधर इधर, ठीक, ऐसे। क्लियर है। अब हो क्या रहा है कि अगर आप मैं फोर्सेस की बात करूं तो इस पर और इस पर अगर नेट फोर्स की बात किया जाए इन दोनों पे मिला के, तो आपको दिख रहा है कि ये जो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टली तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, ये वाले कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। ये वाले कंपोनेंट जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फोर्स ऑन डी क्यू, क्या लिखा हमने, फोर्स ऑन डी क्यू कितना आएगा, E इंटू डी क्यू, ऐसा लिख दिया। और डी क्यू क्या लिख दिया हमने, सिग्मा इंटू डी ए लिख दिया ना। अगर टोटल फोर्स चाहिए तो मैंने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। हमें उसमें दिख रहा है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट बचा वो ई कॉस थीटा बचा ना, तो सिग्मा हमने बाहर ले लिया और ये ई कॉस थीटा इंटू डी ए ये हमें बेसिकली क्या दे रहा है, फ्लक्स दे रहा है। इसका इंटीग्रेशन में क्या देगा, फ्लक्स देगा। फिर भाई अगर आप गॉस लॉ पढ़े हो तो गॉस लॉ सिंपली क्या कहता है कि ई डॉट डी ए, या फिर फ्लक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही होता है ना। अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है किसी सरफेस से तो हम यही तो करते हैं, ई डॉट डी ए। क्लियर है। या फिर ई डी ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है। या फिर आप कहोगे कि ई परपेंडिकुलर ले लो इंटू डी ए ले लो, तो भी हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा, टोटल फ्लक्स दे देगा। बोलो देगा, यहाँ भी मैंने वही किया। ई कॉस थीटा जो है वो डी ए के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, तो सिग्मा बाहर ले लिया, ये पूरा चीज़ क्या दे देगा हमें, फ्लक्स। और अगर आपको फ्लक्स मालूम चल गया है पहले ही यहाँ पे, तो बस हमें इस एक्सप्रेशन में फ्लक्स पुट करना है। तो फ्लक्स कितना आया था, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसका था, ये जो बेस था इसका सिग्मा था। सिग्मा क्या लिखोगे, Q/एरिया। एरिया कितना आएगा, इसका ये वाला जो लेंथ है ये 2 जो है 2r के इक्वल हो जाएगा, और उसका लेंथ था L के बराबर। तो ये हमारे पास रखेंगे सारी वैल्यूज़, सिग्मा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/2RL वो हो गया इसका सिग्मा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, Q/8RL एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। मुझे लगता है डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। तो ये रहा बढ़िया सा क्वेश्चन। आई होप पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।